हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज वेल एज बार एंड बेंच रिलेशनशिप अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। न्यायालय का अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। विभिन्न विद्वानों और अधिनियम में न्यायालय के अवमान को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। ओसवाल्ड के अनुसार न्यायालय का अवमान उस स्थिति में माना जाता है जब आचरण ऐसा हो जो विधि की सत्ता, अथॉरिटी और प्रशासन को असम्मानित करने या अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है, या मुकदमे के दौरान मुकदमे के पक्षकारों या गवाहों की क्षति पहुंचाने या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। कार्पस ज्यूरिस सेक्टम के अनुसार न्यायालय की शक्ति, न्यायालय की गरिमा के विपरीत कार्य करके न्यायालय की आज्ञा का पालन न करना न्यायालय का अवमान है। यह न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अनादर करने को इंगित करता है। यह ऐसी आचरण को भी इंगित करता है जो न्यायालय के प्राधिकार और विधि के प्रशासन को असम्मानित करने की प्रवृत्ति रखता हो। न्यायालय की अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 क के अनुसार न्यायालय के अवमान का अर्थ सिर्फ सिविल अवमानना से तात्पर्य न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट या अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा से है, या न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर उल्लंघन करने से है। वास्तव में न्यायालय का अवमान अधिनियम 1971 में न्यायालय के अवमान की दी गई परिभाषा पूर्ण नहीं है। वास्तव में यह परिभाषा नहीं है, बल्कि यह अवमान का वर्गीकरण है। न्यायालय के अवमान को सिविल या आपराधिक 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कॉमन लॉ के अंतर्गत भी अभिलेख न्यायालय को यह निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं और इसके लिए इन्हें केवल अवमान के लिए दंड देने की ही शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि यह भी निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा कार्य या आचरण न्यायालय का अवमान है और कौन सा अवमान नहीं है। न्यायालय के अवमान के प्रकार, काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय अवमान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सिविल अवमान, नंबर 2 आपराधिक अवमान। सिविल अवमान को ऐसे कार्य या लोप के रूप में लिया जाता है जिससे न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या अन्य प्रक्रिया की अवहेलना द्वारा व्यक्तिगत क्षति अंतर्गत होती है। इस प्रकार सिविल अवमानना में न्यायालय के आदेश या न्यायालय को दिए परिवचन का अपालन किया जाता है और इससे निजी पक्षकार को क्षति होती है और इस कारण निजी पक्षकार की इसके लिए दंड देने की कार्रवाई में विशेष रुचि होती है। अतः सिविल अवमान उस न्यायिक आदेश के पालन को चूक को कहते हैं जो आदेश प्रतिपक्षी पक्षकार के लाभ के लिए पारित होता है। सिविल अवमान के लिए कार्रवाई का प्रायोजन केवल अवमान के लिए दंड देना ही नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश का पालन कराना और लागू कराना भी होता है। सिविल अवमान के लिए दंड देने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 अवमान युक्त आचरण को दंडित करके लोकहित की रक्षा करना, और नंबर 2 अवमानकर्ता को बलपूर्वक या उस कार्य को करने के लिए विवश करना जिससे करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करता है। नंबर 2 इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आपराधिक अवमान। न्यायालय का अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 ग के अंतर्गत आपराधिक अवमान का अर्थ है ऐसे प्रकाशन, चाहे शब्दों द्वारा हो या लिखित हो, या दृश्यमान निरूपण द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से हो, या अन्य किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने से होता है जिसका निम्नलिखित में से कोई एक या समस्त परिणाम हो। ए न्यायालय को कलंकित करता हो या न्याय कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता हो, या न्यायालय की सत्ता या प्राधिकरण को न्यून करता हो या न्यून करने की प्रवृत्ति रखता हो। नंबर बी न्यायिक प्रक्रिया के सम्यक अनुक्रम को क्षति चाहता हो या इसमें हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो। बस सी अन्य किसी तरीके से न्यायालय के प्रकाशन में हस्तक्षेप करता हो या बाधा उत्पन्न करता हो या हस्तक्षेप करने या बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो। उक्त परिभाषा विस्तृत है और इसमें किसी व्यक्ति के ऐसे सभी कार्यों को शामिल किया जा सकता है जो न्याय के प्रकाशन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखते हों या न्यायालय की सत्ता या प्राधिकार को न्यून करने की प्रवृत्ति रखते हों। आपराधिक अवमान का विस्तार अधिक बनाया गया है ताकि विधि की गरिमा और सम्मान की रक्षा की जा सके, क्योंकि विधि के शासन के लिए विधि की गरिमा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
So that was the contempt of court. Now the next topic is relationship of bar and bench. अधिवक्तागण और न्यायिक अधिकारीगण के संबंध। निस्संदेह एक अधिवक्ता न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है। न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही अधिवक्ताओं को न्यायालय का अधिकारी माना जाता है। निष्पक्ष और शीघ्र न्याय के लिए यह आवश्यक है कि न्याय प्रशासन स्वच्छ और पारदर्शी हो, वादकारियों के साथ वास्तविक न्याय हो तथा न्यायालय में मुकदमों के निपटारे में देरी न हो। जहाँ पर बार का प्रयोग अधिवक्तागण के लिए तथा बेंच का प्रयोग न्यायालय और न्यायिक अधिकारियों के लिए किया जाता है। एक और अधिवक्ताओं से यह आशा की जाती है कि वे गरिमा, शालीनता और अनुशासन के साथ विधि व्यवसाय को अपनाएं, तो वहीं न्यायिक अधिकारियों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे सभी वादकारियों को समान दृष्टि से देखें, उनमें किसी भी अनुचित लाभ की आशा न करें और अधिवक्ताओं को उचित सम्मान दें। न्यायालय की गरिमा और सम्मान को बनाए रखें प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है। बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, एक दूसरे का सम्मान करें। बार तथा बेंच के सदस्यों का दायित्व है कि वे परस्पर एक दूसरे का सम्मान और अपने मन में अनावश्यक अहम को स्थान न दें। अधिवक्ता न्यायिक अधिकारियों को सम्मान की दृष्टि से देखें तथा न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं को अपेक्षित सम्मान दें। कोई भी सदस्य एक दूसरे की गरिमा के प्रति प्रतिकूल आचरण न करे। नंबर 2 इज़ मधुर और शालीन व्यवहार रखना। बार तथा बेंच के सदस्यों को चाहिए कि वे संपर्क और व्यवहार में एक दूसरे के प्रति मधुर, शालीनता और संसदीय भाषा का प्रयोग करें और भाषा में कटुता तथा कठोरता न आने दें। न्यायिक और न्यायोत्तर कार्यों को गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग किए जाने से ही न्यायतंत्र की गरिमा बनी रहती है। किसी सुनवाई में गर्माहट आए तो बार तथा बेंच के सदस्यों को सौभाग्य तथा शालीनता व्यवहार में मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, क्रोध और उत्तेजना न लाना। बार तथा बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए यह अपेक्षित है कि सदस्य अनावश्यक क्रोध और उत्तेजना से बचें, क्योंकि क्रोध तथा उत्तेजना का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्षकारों पर पड़ता है। इन परिस्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए बार तथा बेंच के सदस्यों को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट इज निंदात्मक तथा आलोचनात्मक टिप्पणी ना करें। बार तथा बेंच के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की कार्यप्रणाली के प्रति न तो निंदा करें और न ही उसके व्यवहार और आचरण की निंदा करें। इससे एक दूसरे के मन में कटुता का भाव उत्पन्न होता है। अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश, निर्णय आदि पर अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें। इस प्रकार की कार्य से न्यायालय का वातावरण कटु हो जाता है और न्यायालय के अपमान का मामला भी बन जाता है। आदेश या निर्णय के विरुद्ध विधिवत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन आदि दायर करने चाहिए। नेक्स्ट इज सुख दुख में सहभागी बने। सुख दुख में सहभागी बनने की प्रवृत्ति से भी संबंध मधुर और प्रगाढ़ बनते हैं। विपत्ति तथा विपदा की स्थिति में सदस्य एक दूसरे की सहायता और सहयोग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सद्भाव तथा एक दूसरे के यहाँ आयोजित कार्यक्रम और समारोह में भाग लेते हैं तो इससे भी संबंधों में मजबूती आती है। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करें। बार तथा बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करें और न ही उनके पारिवारिक जीवन या आचरण की आलोचना या निंदा करें। उपरोक्त वर्णन के अनुसार हम कह सकते हैं कि न्यायालय की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने और न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए यह अपेक्षित है कि बार और बेंच के बीच अच्छे संबंध हों। बार और बेंच के बीच अच्छे संबंध होने के लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे परस्पर सहयोग, निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से न्याय दिलाने में सहयोग दें। So thank you guys. I hope you like this information about the contempt of court and the bar and bench relationship. So please don't forget to like and share, subscribe.